डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने पिछले व्याख्यान में मानव शास्त्र क्या है, इसके अर्थ, परिभाषा एवं इसके विषय क्षेत्र के बारे में, अध्ययन वस्तु के बारे में पढ़ा। आज हम एक नई अवधारणा के साथ आपसे मुखातिब हो रहे हैं। आज हम प्रजाति के बारे में पढ़ेंगे। प्रजाति अवधारणा मुख्यतः एक प्राणी शास्त्रीय अवधारणा है जिसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। प्रजाति का अर्थ क्या है, इसकी कुछ परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे, इसकी विशेषताओं के बारे में आपको बताएंगे। प्रजाति एक ऐसा शब्द है, या नस्ल भी कह सकते हैं इसे। प्रजाति या नस्ल एक ऐसा शब्द है जो विभिन्न विद्वानों के मध्य एक विवाद का विषय रहा है। इसकी परिभाषा को लेकर के कोई भी एक कंसेंट, कोई भी एक मत्ता विभिन्न विद्वानों के मध्य नहीं बन पाई है। लेकिन मोटे तौर पर यह माना गया है कि यह एक जूलॉजिकल कंसेप्ट है। इसे कई तरह से परिभाषित किया जा सकता है, जैसे प्राणी शास्त्रीय, भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक एवं कानूनी दृष्टिकोण से इसे परिभाषित किया जा सकता है। लगभग 1800 शताब्दी के आसपास फ्रांसीसी शरीर वैज्ञानिकों ने, मतलब जूलॉजिस्ट ने, इसका प्रयोग एक स्थायी जीव शास्त्रीय श्रेणी के रूप में किया। पहले बताया आपको मैंने, ये एक प्राणी शास्त्रीय कंसेप्ट है। प्राणी शास्त्रीय आधार पर इसे हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, इस पर बात करते हैं। प्राणी शास्त्रीय आधार पर एक प्रजाति भौगोलिक जनसंख्या का एक समूह है जिसमें कुछ ऐसे सामान्य शारीरिक लक्षण एवं आनुवंशिक गुण पाए जाते हैं जो उसे दूसरी भौगोलिक जनसंख्या या समूह से अलग करते हैं। एक ऐसा समूह जो दूसरे समूह से किस आधार पर विशिष्ट है, अलग है, विभेदित है, उन दोनों के मध्य अंतर पाया जाता है, उस अंतर का आधार प्राणी शास्त्रीय आधार है। प्राणी शास्त्रीय आधार का मतलब उनके रंग को लेकर के, उनके रूप को लेकर के, उनके जो खोपड़ी है, स्कल है, उसके शेप्स को लेकर के, उसके आकार को लेकर के, उनके चमड़ी के रंग को लेकर के, उनके शरीर की बनावट को लेकर के, इन सब दृष्टिकोण से, उनके जबड़े की बनावट है, कान, आँख, नाक, इन सब के आधार पर एक समूह को दूसरे समूह से विभेदित किया जाता है। और यह एक विशिष्ट समूह जिसमें विशिष्ट प्रकार के शारीरिक लक्षण पाए जाते हैं, प्राणी शास्त्रीय लक्षण पाए जाते हैं, उन्हें एक प्रजाति का रूप दिया जाता है। कहने का मतलब है कि प्रजाति प्राणी शास्त्रीय आधार पर बना व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसमें कुछ सामान्य शारीरिक लक्षण तथा आनुवंशिक गुण होते हैं। ये लक्षण एक समूह में दीर्घकाल तक वैवाहिक संबंध करने तथा प्रजनन द्वारा नियमित रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित या संचरण की प्रक्रिया द्वारा बने रहते हैं। ये गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते रहते हैं और वो एक बहुत बड़ा विशाल समूह होता है। उसके अंदर ये विशिष्ट शारीरिक लक्षण पाए जाते हैं, उन्हें एक प्रजाति का नाम दिया जाता है। चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज में 1859 में यह प्रतिपादित किया था कि प्रकृति में कोई स्थायी वर्ग नहीं है। लेकिन इसकी विपरीत बात यहाँ पर साबित होती है। वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया, अन्य प्राणी शास्त्रियों ने, कि जो प्रजातियाँ हैं, उप प्रजातियाँ हैं, ये सब क्या है, एक स्थायी वर्ग है। कहने का मतलब है इसके विपरीत स्थानीय वर्गों के रूप में भौगोलिक प्रजातियां एवं उप प्रजातियां हैं जो पूर्णतः स्थिर तथा पृथक हैं, क्योंकि लंबे समय से एक भौगोलिक स्थान पर रहते हैं, उनके मध्य वैवाहिक संबंध होते हैं, प्रजनन होता है और उनके अंदर एक जैसे शारीरिक लक्षण पाए जाते हैं। इसे हम एक ऐसा समूह, ऐसा शारीरिक लक्षणों पर आधारित समूह कह सकते हैं जिसमें विशिष्ट प्राणी शास्त्रीय लक्षण पाए जाते हैं। इन शारीरिक लक्षणों में बहुधा कपाल, नाक, कान, जबड़े, होठों का आकार एवं आकृति, शरीर की त्वचा, आँखों और बालों का रंग, हाथ पैर की लंबाई, सीने की चौड़ाई आदि को शामिल किया जाता है। अतः हम संक्षिप्त कह सकते हैं कि रंग, रूप, आकार और अन्य शारीरिक विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत किए गए मानव जाति के समूहों को प्रजाति कहते हैं।
ये ऐसी विशेषताएं या लक्षण हैं जो विवाह और अंतःप्रजनन के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते हैं या एक पीढ़ी से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण की प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह में दीर्घकाल तक ये लक्षण बने रहते हैं। इसे और हम स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं। भारत के एक जाने माने समाज मानव शास्त्री हैं डॉक्टर D.N. मजूमदार। उनके अनुसार प्रजाति एक ऐसे मानव समूह को कहते हैं जिसकी शारीरिक विशेषताएं एक जैसी हों। ये विशेषताएं उन्हें वंशानुक्रम में पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त होती है और इन पर पर्यावरण का प्रभाव नहीं पड़ता है या पर्यावरण से ये कम ही प्रभावित होती हैं, क्योंकि ये सब जेनेटिकली है। ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है ट्रेट्स का, इनके जो जेनेटिक गुण हैं, आनुवंशिक गुण हैं या शारीरिक लक्षणों का जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण हो रहा है, ये सब कुछ प्राणीशास्त्रीय और जेनेटिकली है। इस पे एनवायरनमेंट का कोई इफेक्ट नहीं है, पर्यावरण इस पे कोई इफेक्ट नहीं आता। हालांकि ये थोड़ी सी लास्ट में स्वीकार कर रहे हैं इस परिभाषा में कि थोड़ा बहुत कमो बेस इसमें कहीं ना कहीं पर्यावरण का म्यूटेशन के माध्यम से पर्यावरण का थोड़ा बहुत इफेक्ट रहता है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर इन्होंने ये बताया है कि ये लक्षण ऐसे हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर हस्तांतरित होते हैं, पूर्णतः वैज्ञानिक हैं, पूर्णतः प्राणीशास्त्रीय हैं, पूर्णतः जेनेटिकली हैं, आनुवंशिकता पर आधारित हैं। यदि व्यक्तियों के एक समूह का समान शारीरिक लक्षणों के आधार पर अन्य समूहों से पृथक पहचाना जा सके या उनकी विशिष्ट पहचान हो, तो ऐसे समूहों को जिन्हें एक समूह से दूसरे समूह की से अलग रूप से पहचाना जा सके, तो ऐसे समूहों को चाहे उस जैविक समूह के सदस्य कितने ही बिखरे क्यों न हो, वो एक प्रजाति के हैं। एक ही प्रजाति के लोग हो सकता है अमेरिका में रहें, इंडिया में भी हों, स्विट्ज़रलैंड में भी हों, मतलब भौगोलिक दृष्टिकोण से कितने भी बिखरे हुए हों, लेकिन उनके अंदर वो गुण अगर पाए जाते हैं, वो जेनेटिकल ट्रेट्स पाए जाते हैं, आनुवंशिक गुण पाए जाते हैं, शारीरिक लक्षण पाए जाते हैं, नाक, आँख, कान, रूप, रंग, जबड़ा, ये सब एक तरह के पाए जाते हैं, तो हम कह सकते हैं वो लोग क्या हैं, एक ही प्रजाति समूह के हैं। इसी तरह से हॉबल महोदय ने भी इसे परिभाषित करने का प्रयास किया है। आपके अनुसार, हॉबल के अनुसार, प्रजाति एक विशिष्ट जननिक रचना के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले शारीरिक लक्षणों को एक विशिष्ट संयोग करने वाले अंतर संबंधित मनुष्यों का एक वृहद समूह है। आपने भी मोटे तौर पर यही कहा है कि जो अपने प्रजाति है वो बिल्कुल प्रजनन के आधार पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के से हस्तांतरित होती है। वही शारीरिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पाए जाते हैं और ये सब प्रजनन के आधार पर जेनेटिक के कारण ही पाए जाते हैं। प्राणीशास्त्रीय लक्षणों के आधार पर समस्त मानव जनसंख्या को, इस जगत में पाए जाने वाले समस्त मनुष्यों को मोटे रूप में 3 प्रजातियों में विभक्त किया जा सकता है। कॉकेशॉइड, मंगोलॉइड। कॉकेशॉइड मतलब श्वेत रंग के, सफ़ेद रंग के लोग, अमेरिका इंग्लैंड में रहते हैं जैसे। मंगोलॉइड पित रंग के लोग, जैसे इंडिया में पाए जाते हैं। निग्रोइड श्याम वर्ण के लोग, श्याम मतलब काले रंग के लोग, अफ्रीका वगैरह में गर्म प्रदेशों में जहाँ गर्म जलवायु वहाँ पर निग्रोइड लोग पाए जाते हैं, प्रजाति के लोग पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ मिश्रित प्रजातियाँ भी हैं, जैसे मेलानेशियन, माइक्रोनेशियन, मेलोनेशियन, पॉलिनेशियन, मध्य अफ्रीकी पिग्मी, सुदूर पूर्व के पिग्मी, ऑस्ट्रेलॉइड, बुशमैन, जापान की एनु प्रजाति, श्रीलंका की वेडायड इत्यादि इत्यादि। विश्व की अधिकांश जनसंख्या मिश्रित प्रजातियों की है। अधिकांश जनसंख्या मिश्रित प्रजातियों की के रूप में पाई जाती हैं, क्योंकि अब सबके जो वैवाहिक संबंध है वो अंतर प्रजातीय हो गए हैं। एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में लोगों ने विवाह कर लिए। इस तरह से उनके जो जेनेटिकल ट्रेट्स हैं, उनके जो शारीरिक लक्षण हैं, वो उनमें बदलाव आने लगा। भारत में उपरोक्त तीनों ही प्रजातियों के लक्षण पाए जाते हैं। ये विशिष्ट बात है। ध्यान रहे, प्रजाति का मानसिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों से प्रत्यक्ष कोई सरोकार नहीं है, कोई संबंध नहीं है। कोई भी प्रजाति कितना विकास करेगी यह उसके व्यक्तियों पर, वहाँ रहने वाले लोगों पर निर्भर करता है। यह नहीं है कि मंगोलॉइड ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे ऑस्ट्रेलॉइड के मुकाबले, या कॉकेशॉइड लोग हैं जो सफ़ेद रंग के लोग हैं वो ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे निग्रोइड के वनस्पत। ऐसा कुछ नहीं है। इनमें कोई प्रजाति को लेकर के, मनुष्य के विकास, सांस्कृतिक विकास को लेकर के, मानसिक विकास को लेकर के कोई फ़र्क नहीं किया जाता है।
कौन सा समाज, कौन सी प्रजाति कितना विकास करेगी, यह उसके लोगों पर निर्भर करता है। वहाँ के लोग कितने जागरूक हैं, कितने एनर्जेटिक हैं, कितने एक्टिव हैं, कितने अवेयर हैं, कितने इन्वेंट्री हैं, कितना अन्वेषण करते हैं, R&D पे कितना वक्त बिताते हैं, ये सब उन व्यक्तियों के ऊपर, जिस प्रजाति के लोग हैं उन पर डिपेंड करता है। न कि कोई एक विशिष्ट प्रजाति विशिष्ट या त्वरित विकास करेगी या विकास वो ज़्यादा करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह प्रजाति का जो भेद है ये बिल्कुल इनके मध्य विकास को लेकर के प्रजातियों के मध्य कोई भेद नहीं होता है, न कोई सांस्कृतिक विकास को लेकर के इनके मध्य भेद पाया जाता है। यह व्यक्तिगत मुद्दा है, उस समूह उस प्रजाति के लोगों पर निर्भर करता है कि वो कितना विकास करते हैं। कहने का मतलब है इस दृष्टि से न तो कोई प्रजाति श्रेष्ठ है और न ही निम्न श्रेणी की है। अर्थात प्रजातियां पूर्णतः, प्रजाति या नस्ल कहें, पूर्णतः एक प्राणी शास्त्रीय तथ्य है, एक जूलॉजिकल फैक्ट है। यह आप लोगों को ध्यान में रहना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को प्रजाति के बारे में समझ में आ गया होगा। प्रजातियाँ क्या है, एक प्राणी शास्त्रीय अवधारणा है जो रंग रूप के आधार पर एक बड़ा समूह होता है, उसको दूसरे समूह से विभेदित किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं प्रजाति की कुछ विशेषताओं के बारे में। प्रजाति का धर्म, राष्ट्र, भाषा आदि से कोई संबंध नहीं होता है। यह एक प्राणी शास्त्रीय अवधारणा है। धर्म से, जाति से, प्रजाति से, जन्म से, राष्ट्र से इनका कोई संबंध नहीं है। टोटली सोलेमली बिल्कुल यह एक प्राणी शास्त्रीय कंसेप्ट है। प्रत्येक जाति की पहचान उसकी विभिन्न शारीरिक भिन्नताओं के आधार पर की जाती है। आप लोगों को पता हो गया, बता दिया पहले। जैसे निग्रोइड हैं, काले लोग हैं, वो थोड़े शरीर में डील डॉल में सौष्ठव उनका बहुत ज़्यादा होता है, बलिष्ठ होते हैं, लंबे चौड़े होते हैं, रंग काला होता है, नाक लंबी होती है, स्कल जो उनकी है, जो ठुड्डी है या खोपड़ी है, या उनकी जो अपने कपाल है वो बहुत चौड़ा होता है इसकी तुलना में श्वेत रंग की जो कॉकेसॉइड है उनकी तुलना में, है ना। चमड़ी काली होती है, वहाँ कॉकेसॉइड में सफ़ेद होती है। तो इस आधार पर रंग रूप के आधार पर, शारीरिक भिन्नताओं के आधार पर हम लोग एक प्रजाति को दूसरी प्रजाति से विभेदित करते हैं, उनके मध्य अंतर पाते हैं। प्रजाति के शारीरिक लक्षण वंशानुक्रमण से ही प्राप्त होते हैं। पर्यावरण का इन शारीरिक लक्षणों पर अपेक्षाकृत बहुत कम प्रभाव पड़ता है। टोटली जेनेटिकल ट्रांसफ़र है। दादा से पुत्र में आएगा, पुत्र से उसके पौत्र में या पौत्री में, है ना। तो इस तरह से यह वंशानुक्रम रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर हस्तांतरित होते रहते हैं। ये जो लक्षण हैं, ये शारीरिक लक्षण हैं, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के मध्य हस्तांतरित होते रहते हैं। जिन शारीरिक लक्षणों के आधार पर प्रजाति का निर्धारण किया जाता है वे मनुष्य के एक बहुत बड़े समूह में होने चाहिए। एक प्रजाति अपने आप में एक बहुत बड़ी जनसंख्या को लिए हुए होती है, एक बहुत बड़ा समूह होता है, तभी वो प्रजाति कहलाती है। उनमें ये सब शारीरिक विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं। प्रायः प्रत्येक प्रजाति का व्यक्ति अपनी ही प्रजाति में विवाह करता है, जिससे शारीरिक लक्षणों की स्थिरता बनी रहती है। प्रजातियां विशिष्ट कैसे हैं? क्योंकि उस प्रजाति समूह के लोग उसी प्रजाति में विवाह करते हैं, इसलिए वहाँ पर जो उनके लक्षण हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते रहते हैं। तभी हम कहते हैं कि उसकी कभी कहते हैं कि पोते की शकल या पोती की शकल उसके दादा से या दादी से मिलती है। वो किस लिए मिलती है? क्योंकि उनके आनुवंशिक गुण है वहाँ से हस्तांतरित हुए हैं। उनके पिता या माँ के माध्यम से उनके पोता पोती के अंदर वो गुण, वो ट्रेट्स, वो शारीरिक लक्षण, आँख, नाक, कान, इन सब की बनावट जो है, वो ठुड्डी की बनावट, ये सब वहाँ से हस्तांतरित हुई है। ये सब क्या है? ये जेनेटिक गुण है, आनुवंशिक गुण हैं, शारीरिक लक्षण हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते रहते हैं। और प्रजातियाँ एक बहुत बड़े समूह को रिप्रेजेंट करती है, बहुत बड़ी जनसंख्या को रिप्रेजेंट करती है, और वो ऐसी जनसंख्या है जिसमें शारीरिक लक्षण एक प्रकार के पाए जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में इतना ही। नेक्स्ट हम लोग आपसे मुखातिब होंगे नए कंसेप्ट के साथ, इसी रेसेस को लेकर के। रेसेस की उत्पत्ति के आधार क्या हैं, रेसेस के निर्धारण के आधार क्या हैं, कितने प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है, विभिन्न विद्वानों ने कितने कितने तरह से प्रजातियों को क्लासीफाइड्स किया, वर्गीकृत किया, इसके बारे में पढ़ाएंगे आप लोगों को। दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक केयर, गुड बाय।